किया भी। गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 21 to 25, 21C। 8 persons, 4 married couple। ये तो इजी है। राउंड टेबल। No two men are to be in adjacent seats। Husband wife not together एंड नो टू मैन। इसका मतलब है मैन को गैप में डालना है, तो पहले विमेन को बिठा दिया 1 2 3 4। यार ये क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए था आई थिंक। है ना, मैन को गैप में बिठाना है ना, तो विमेन 3 फैक्टोरियल। अब किसी भी एक मैन को बिठाओ, फॉर एग्जाम्पल H1। तो जो H1 है उसके पास ये दो चॉइसेस है, दिस और दिस। तो H1 2 वेज। अब देखना जो रिमेनिंग पर्सन है, आई गेस कि वो 1 वे में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल H1 इज बिटवीन 2 विमेन। तो मानते हो जो W4 है ना, W4 मतलब W1 की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं W4। तो H4 की बात करूं तो H4 के पास सिर्फ एक ही चॉइस बचेगी कि सर ये दो चॉइस वो यूज नहीं कर सकता। तो H4 के पास सिर्फ एक वे है और वो है ये। तो मेरे ख्याल से रिमेनिंग का आंसर 1 वे। ट्वेंटी फोर। टू डिजिट, they have 2 and 5। no two consecutive 2। यार तुम लोग गैप मेथड के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो यार। 10 डिजिट नंबर्स केस बना लो। देर इज 0 2, है ना, देर इज नो 2। देर इज 1 2, देर इज 2 2, 3 2, 4 2, 5 2। ठीक है ना, 6 2 तक तो जा ही नहीं पाओगे। बस अब मुझे लगता है कि तुम लोग गैप मेथड से कर लोगे। सही है ना, सही बता दिया ना मैंने। 23 का 3 इजी है। एटमोस्ट 2 कमिटीज, तो इसका मतलब है सिंगल पर्सन अगर तीनों कमिटी में आ गया तो दैट इज रॉन्ग। टोटल माइनस 1 पर्सन सर्व ऑल 3। अप टू 30, 26 का हिंट। अरे ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम प्रॉब्लम डीपीपी में भी था। 12 पर्सन स्क्वायर टेबल, ये स्क्वायर टेबल है। 2 विश टू सिट इन नॉर्थ, 2 ईस्ट, 1 पर्सन मिडिल। तो मैंने तो जो पर्सन मिडिल में बैठ रहा है ना उससे केसेस बनाए कि पर्सन इन द मिडिल सिट इन नॉर्थ। तो अगर वो पर्सन हु इंसिस्ट टू सिट ऑन इन मिडिल प्लेस, ही इज इन नॉर्थ साइड, तो उसे बिठा दिया 1 वे। नाउ 2 मोर पर्सन हु वांट टू सिट इन नॉर्थ ओनली, उसको भी 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। सही है। अब मेरे ख्याल से जो बाकी, आई थिंक ईस्ट के लिए भी तुम्हारे पास कंडीशन है कि सर 2 पर्टिकुलर पर्सन को आपको ईस्ट में बिठाना पड़ेगा। 3C2 2 फैक्टोरियल।
अब जो बाकी लोग बचे, हाउ मेनी पर्सन लेफ्ट, 5% अरेंज हो गए, टोटल 7%, 7 फैक्टोरियल। मेरे ख्याल से एग्जैक्टली यही आंसर आएगा अगर पर्सन सिट इन ईस्ट, जो मिडिल में बैठा है पर्सन, अगर वो ईस्ट की मिडिल साइड में बैठेगा ना, तो उसका भी यही आंसर होगा, into 2. Now if person in the middle sit in south, तो उसे तो बिठा दिया। दो लोग जो नॉर्थ में बैठना चाहते हैं, दो लोग जो ईस्ट में बैठना चाहते हैं, और रिमेनिंग, मेरे ख्याल से यही आंसर होगा। वेल पर्सन हु विश टू सिट इन मिडिल ऑक्यूपाई प्लेस इन वेस्ट। 27 नहीं बता पाऊंगा, 28,930, डिस्कशन ओवर। बस ठीक है, एक्सरसाइज 2 के लिए आज टाइम कम है थोड़ा। लास्ट क्लास आई थिंक कुछ बाइनोमियल की प्रॉब्लम्स कर रहे थे, ठीक है। 30 भी नहीं बता पाऊंगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते मुझसे। Let us see the idea of greatest term. 1 मिनट वेट करो, एसी बंद करना है। किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का, ठीक है, ग्रेटेस्ट टर्म से क्या मतलब है? तो वही मतलब है जो तुम समझ रहे हो कि सर जो सबसे बड़ी टर्म है दैट इज ग्रेटेस्ट। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मैंने क्या किया, आई एज्यूम, मान लो दिस इज द ग्रेटेस्ट, ठीक। बाइनोमियल एक्सपेंशन की मुझसे पूछा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए ये ग्रेटेस्ट टर्म है। नाउ आई सिंपली से कि अगर ये ग्रेटेस्ट है तो दिस शुड सेटिस्फाई कि इट इज बिगर और इक्वल इट्स प्रीवियस टर्म। इसे अपने प्रीवियस से या तो बिगर होगा या इक्वल होगा। भाई सिंपल सी बात है ना, हो सकता है एक से ज्यादा ग्रेटेस्ट टर्म आ रहे हो, ठीक। तो मेरे ख्याल से तुम इस लॉजिक को समझ गए कि सर बड़ा होने का मतलब। अच्छा चाहो तो 1 मिनट रेशो मत लिखो, है ना, क्योंकि क्या पता नंबर पॉजिटिव नेगेटिव है ना। तो लेट मी राइट दिस कि सर अगर ये ग्रेटेस्ट है तो ये अपने प्रीवियस से ग्रेटर और इक्वल होगा, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये अपने नेक्स्ट टर्म से भी बिगर और इक्वल होना चाहिए? नेक्स्ट टर्म, बस दिस इज द ओनली लॉजिक। इसके बाद हम लोग सीधा प्रॉब्लम में समझेंगे बात को कि भाई जो आप ग्रेटेस्ट टर्म एज्यूम कर रहे हो, अब इसके बाद व्हाट विल हैपन वो सब मैं नहीं देखना चाहता। मैंने तो बहुत छोटी सी बात बोल दी है कि जो भी ग्रेटेस्ट टर्म है वो अपने प्रीवियस और अपने नेक्स्ट दोनों से लेस तो नहीं हो सकता, है ना, लेस नहीं होना चाहिए। बस मैं तो इतनी छोटी सी बात जानता हूं, अगर लेस है तो फिर वो ग्रेटेस्ट थोड़ी हुआ, ठीक। अब इसके बाद प्रॉब्लम्स में क्या सिचुएशन बनेगी वो प्रॉब्लम करते में पता पड़ेगा। तो ग्रेटेस्ट टर्म के प्रॉब्लम को वी सॉल्व यूजिंग दिस आइडिया, ठीक है ना। इनफैक्ट मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमको बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म
ग्रेटेस्ट होता है, अभी प्रूफ नहीं बता रहा हूं, मैंने कहा था ना कि यार अभी तो तुम लोग ऑब्जर्वेशन से कर लो। तो अगर तुम इस बात को जानने में इंटरेस्टेड हो कि बाइनोमियल कोफिशिएंट मिडिल टर्म का हाईएस्ट क्यों होता है, उसका भी यही लॉजिक है कि सर मान लीजिए कि जो r प्लस वनथ टर्म है उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट है, मान लीजिए कि ये ग्रेटेस्ट है। तो अगर ये ग्रेटेस्ट है तो प्रीवियस से इनइक्वालिटी फॉलो करेगा, नेक्स्ट से भी इनइक्वालिटी फॉलो करेगा। तो यहां से यू विल गेट टू नो कि मिडिल टर्म आंसर क्यों आया, है ना। तो अब अगर तुम कैलकुलेशन करते हो कि सर ये तो बहुत मामूली कैलकुलेशन है, सब कुछ पॉजिटिव है, आप आराम से कैंसिल कीजिए अपॉन आर, अरे वो आर फैक्टोरियल आया था ना, और यहाँ आर माइनस वन फैक्टोरियल आया था, तो तुम समझ गए कि मैंने आर माइनस वन फैक्टोरियल कैसे कैंसिल कर दिया। एन माइनस आर माइनस वन, यहां एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल आया, यहां एन माइनस आर फैक्टोरियल आया। तो तुम समझ पा रहे हो कि मैंने कैंसिलेशन किस आइडिया से कर दिया, ठीक। आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सब कुछ पॉजिटिव है। अब जो थोड़े से आलसी लोग हैं वो कहेंगे सर दोबारा इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा क्या। तो आलसी होने का तो हमेशा से फायदा मिलता आया है। तो जो आलसी होगा वो कहेगा अरे सर इस इनइक्वालिटी में जाइए और r की जगह r प्लस वन कर दीजिए, है ना, r को r प्लस वन, और साइमल्टेनियसली इनइक्वालिटी को रिवर्स भी कर दीजिए। तो विदाउट सॉल्विंग, ठीक है, r को r प्लस वन कर दिया इन दिस इनइक्वालिटी, और इस इनइक्वालिटी का रिजल्ट तो ये लिखा हुआ है। और तुमने कहा था ना कि सर इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दीजिए, मेरे ख्याल से इतना ऑब्जर्वेशन सोच पा रहे होगे, है ना। आई गेट दिस। तो बिकॉज आई एम सपोज टू सेटिस्फाई बोथ कंडीशंस, इसे भी ट्रू होना है, इसे भी ट्रू होना है, तो मेरे ओपिनियन में सेटिस्फाइंग बोथ आई गेट कि सर दिस इज व्हाट इज माय आंसर, कि if NCR is maximum then this inequality hold true। तो यहां से तुमको समझ में आ गया, whichever R will follow this inequality is going to be maximum। और इस लॉजिक को तुम यहां से समझो, तुम थोड़ा लॉजिकली समझना, ये इनइक्वालिटी क्या एक्सप्लेन करती है। ये इनइक्वालिटी एक्सप्लेन करती है कि टर्म अपने प्रीवियस से कब बढ़ा है। तो टर्म अपने प्रीवियस से बड़ा है फॉर आर दिस, ठीक है। तो आर की कुछ भी वैल्यू मन में इमेजिन कर लो कि सर आर इक्वल टू 4, ठीक है। तो आर लेस इक्वल टू दिस नंबर तक, ठीक है। चलो आर की वैल्यू इमेजिन मत करो, मतलब r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2 टिल लेस इक्वल टू दिस, सही है। तक आपका जो टर्म होगा वो प्रीवियस से बड़ा होगा। प्रीवियस से बड़ा होने का मतलब कि सर C0 C1 से छोटा, C1 C2 से छोटा, C2 C3 से छोटा। यही तो तुमने मुझे प्रूव करके दिया है कि कोई भी बाइनोमियल कोफिशिएंट अपने पिछले बाइनोमियल कोफिशिएंट से बड़ा कब है, फॉर दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। तो r लेस इक्वल टू वॉट एवर नंबर्स, जैसा तुमने कहा सर 5, r लेस इक्वल टू 5, तो r बराबर 5 तक NC0 NC1 से लेस होगा, NC1 2 से लेस होगा, 2
तो एक बात समझ में आई कि सर बाइनोमियल कोएफिशिएंट बढ़ रहे हैं अप टू 5। फिर तुमने क्या कहा कि सर अब इस इनइक्वालिटी का क्या तात्पर्य है? तो इस इनइक्वालिटी का तात्पर्य है कि अपने नेक्स्ट बाइनोमियल से बिगर, ठीक है ना, कि अपना जो नेक्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उससे बिगर कब? जब ये इनइक्वालिटी ट्रू है। सही है। तो ये इनइक्वालिटी ट्रू में बात को समझ पा रहे हो कि आर मोर देन इक्वल टू, तो आर जो भी वैल्यू है कि सर आर ग्रेटर इक्वल टू, अगर इनइक्वालिटी को हम ट्रू करते हैं तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट नेक्स्ट से बिगर हो जाता है। ठीक है ना, मतलब C5 C6 से बड़ा, C6 C7 से बड़ा, C7 C8 से बड़ा। तो मेरे ख्याल से बात को समझ गए तुम मेरी बात को अच्छी तरह से कि आफ्टर दिस आर, इस आर के बाद आपके कोएफिशिएंट घटने शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल से बात क्लिक कर गई कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट बढ़ा फिर घटा, तो मैक्स कब आया? फॉर दिस आर। अब वो डिपेंडिंग ऑन n इज इवन n इज ऑड, तो तुमको मेरे ख्याल से वो मिडिल टर्म का लॉजिक मिल गया कि सर n इवन n ऑड के अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक लोग समझ गए कि आई गॉट द रिप्लाई टू हाईएस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, क्विकली 5 seconds. Okay, let's see what type of question are asked over greatest term, है ना? फाइव सेकेंड। एक क्वेश्चन साथ में करेंगे, ठीक है? ठीक है, अब मेरे ख्याल से कोई भी ये मूर्खता मत करना कि सर 1 + 4/3 इज 7/3 की पावर 8, है ना? तो मेरे ख्याल से तुमको अच्छी तरह पता है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन जिस फॉर्मेट में दिया गया है उसी फॉर्मेट को एक्सपेक्ट करते हुए वो तुमसे एक्सपेंड करा रहा है। वो 1 + 4/3 कह रहा है, मतलब 1 + 4/3। ओके, तो बाइनोमियल हम लिखेंगे और उस बाइनोमियल में जो सबसे बड़ा टर्म है वो आपसे पूछा गया है। ठीक, तो मेरे ख्याल से जो लॉजिक अभी अभी तुमने सीखा कि सर कुछ वही कंसेप्ट होना चाहिए जो आपने अभी कहा था कि एक सिचुएशन तक एक्सपेंशन की टर्म्स बढ़ेगी और फिर आफ्टर दैट एक्सपेंशन की टर्म घटने लग जाएगी, ऐसा होना चाहिए। और इस बात की जानकारी के लिए हम लोग ये थॉट का इस्तेमाल करेंगे कि व्हेन इज योर टर्म मोर देन इट्स प्रीवियस, फॉर व्हाट आर, एंड फॉर व्हाट आर इट इज मोर देन इट्स नेक्स्ट टर्म। सही है ना? तो आई थिंक आई एम गोइंग टू डू दैट। आई एज्यूम, ठीक है, मैंने मान लिया, जैसा कि मैंने कहा था, लेट दिस बी ग्रेटेस्ट। एक्सपेंशन का ये टर्म सबसे बड़ा है। बस अब आराम से करो, मैं डायरेक्टली रेशो ले लूं क्योंकि तुम तो क्लियर होना कि सर आपके एक्सपेंशन के सारे टर्म पॉजिटिव है, तो आप आराम से डिवाइड कर लो, या अच्छा मत करो डिवाइड, चलो TR + 1 ग्रेटर इक्वल TR
करो कैलकुलेशन करो। 4/3 नाउ आई थिंक डूइंग मैनिपुलेशन, वो कैंसिलेशन फटाफट तुमको करना है कि r रिमेन्स 4/3 रिमेन्स हियर 9 माइनस r रिमेन्स, बाकी सब कैंसिलेशन में चला गया। सही है ना? तो आई थिंक आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कितना आ गया यार? r लेस इक्वल टू 36/7। अब तक सब कुछ कंट्रोल में है ना? तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए ना कि सर r ये जो भी वैल्यू है 5 पॉइंट मतलब T6 मोर देन T5। क्यों तुमको कहा है ना कि ये इनइक्वालिटी कब तक ट्रू है? r इक्वल टू 5 तक ट्रू है यार, इंटीजर तक ही तो जाओगे। तो T6 T5 से बड़ा है, T5 T4 से बड़ा है, T4 T3 से बड़ा है, T3 T2 से, T2 T1 से। क्योंकि इस इनइक्वालिटी का यही मतलब है ना कि टर्म अपने प्रीवियस से बिगर कब? फॉर दीज वैल्यूज ऑफ r विथ सेटिस्फाई इनइक्वालिटी पर ये वैलिड है। तो तुम्हारा टर्म बढ़ रहा है ना? टर्म बढ़ रहा है कब तक? T6 तक। बात समझ आई? अब कि सर अगर ग्रेटेस्ट है तो अपने अगले से भी बड़ा होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से आलसी लोग सामने आए। मैं चाहता हूं कि अब आलसी लोग आगे मूव करें कि सर दोबारा कौन इस इनइक्वालिटी को करेगा। तो वो लोग कहेंगे सर r की जगह r+1 रख दीजिए और इनइक्वालिटी को घुमा दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। तो इस इनइक्वालिटी का रिजल्ट ये है। तो जो थोड़े से इंटेलिजेंट लोग हैं वो कहेंगे सर दोबारा मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं है। इन दिस रिजल्ट रिप्लेस r/r+1 एंड इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दीजिए, will be the answer to this inequality। सही? तो from here I get कैलकुलेशन ठीक है मेरी? तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर फ्रॉम r इक्वल टू 5 ऑनवर्ड, है ना, आपकी टर्म घटने लगी। देखिए r इक्वल टू 5 मतलब T6 इज मोर देन T7, T7 इज मोर देन T8, लाइक दैट। तो समझ गए ना कि सर टर्म बढ़ा, टर्म घटा। तो हाईएस्ट टर्म कहां आया? r इक्वल टू 5, करेक्ट? So for r equal to 5, I think only value of r. So your greatest term is T6. This is the greatest term and तुम आंसर छोड़ सकते हो कि सर आंसर इज 8C5 4/3 power 5 is the correct answer। 5 seconds क्विकली। मेरे ख्याल से अब तुम कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू ग्रेटेस्ट टर्म और वॉट एवर विल बी एबल टू डू। तुमको लॉजिक पकड़ में आ गया कि सर टर्म को नेक्स्ट और टर्म को प्रीवियस से कंपेयर करके क्वेश्चन हो जाता है क्विकली।
ठीक है ना? डन। नाउ डू दिस प्रॉब्लम ऑन योर सेल्फ। अब ये तुमसे बनना चाहिए। कंसेप्ट को मिक्स मत करो प्रशनजीत, ठीक है ना? ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना? जब बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात की थी तब सिर्फ एनसीआर था, अभी टर्म की बात हो रही है तो इन एडिशन टू बाइनोमियल कोफिशिएंट कुछ कोफिशिएंट भी है साथ में, ठीक है ना? सवाल को समझना भी जरूरी है ना? सवाल तब कर पाओगे जब पहले क्वेश्चन क्लियर होगा। तनीषा, इस प्रॉब्लम का जरा मतलब को पहले समझो, पहले इसके मीनिंग को थोड़ा ठंडे दिमाग से समझो, तुमको अपने हर बात का आंसर मिल जाएगा कि व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। तुमने जरूर किसी बहुत छोटे लेवल की क्लास में, है ना, कि सर फोर्थ फिफ्थ क्लास में न्यूमेरिकल टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, बताया होगा, है ना, कि -3 की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है। जब करेक्ट आंसर आएगा तब बता दूंगा, ठीक है? दीर्षा, एक मिनट। दीर्षा इज करेक्ट, गुड।
कार्तिकेय के पूरा करेक्ट आंसर दो यार, तुम्हारा आंसर भी ठीक है लेकिन फुल आंसर बोला बताओगे? विच टर्म्स? हाँ, अभिलेख ऑल्सो करेक्ट। वैसे तो कार्तिकेय भी सही है। तनिष्क, फुल आंसर चाहिए मुझे। ओके, मेरे ख्याल से इतना समय नहीं लगना चाहिए था। फिर वही लॉजिक, मान लिया कि न्यूमरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, भाविक अब देखते हैं ना, पूरा आंसर नहीं दे रहे हो एक्चुअली तुम लोग, ठीक है, पार्शियली करेक्ट हो क्योंकि इसके दो आंसर्स हैं, ठीक है। तो जितने लोग मुझे सिंगल आंसर लिख रहे हैं देख रहे हैं वो लोग देखें आप ध्यान से। तो वही जैसा मैंने हमेशा से कहा कि मान लो r+1 है, मान लो ये ग्रेटेस्ट है, बट दिस टाइम तुम जान पा रहे हो कि सर मेरा टर्म ग्रेटेस्ट में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट में इंटरेस्ट है, ठीक। कोएफिशिएंट, और वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू, हाँ बिल्कुल ठीक तनीषा, ठीक है, वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मॉड्यूलस वैल्यू। तो दिस हैज ग्रेटेस्ट, ठीक है। नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट। तो कंपेयर टू प्रीवियस मतलब you are taking coefficient and that also mod value, देखना यही हुआ ना, कोएफिशिएंट का मॉड। नाउ इट्स प्रीवियस, इसका जो प्रीवियस टर्म है अब तुम तो समझदार हो कि सर आप इंटेलिजेंटली कैलकुलेशन कर लोगे। तो कैलकुलेशन करके देखो क्या आया, R2 10 - R3 है ना। कैलकुलेशन तुम लोग कर लेते हो नहीं, बस आई थिंक आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई हार नहीं है। तो आई नाउ गेट लेस इक्वल टू 4। बस अब इस इनइक्वालिटी का मतलब तुम समझ ही गए कि सर अप टू R=4, अप टू आपके जो कोफिशिएंट्स हैं की न्यूमेरिकल वैल्यू वो बढ़ रही है ना। टर्म का कोफिशिएंट प्रीवियस के मुकाबले बढ़ा, तो बढ़ रहा है। अब तुम तो समझदार हो कि सर अब आपको नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के कंपैरिजन में तुम जानते हो ना कि सर दोबारा मेहनत कौन करेगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि r को r+1 करके इनइक्वालिटी घुमा दो तो tr+1 tr+2 ग्रेटर इक्वल का आंसर। तो आई एम गोइंग टू दिस रिजल्ट, सब समझ पा रहे हो है ना, r को r+1 एंड इनइक्वालिटी रिवर्स्ड। मानते हो फॉर r ग्रेटर और इक्वल 3, मतलब 3 के नेक्स्ट तुम्हारे कोफिशिएंट्स घटने लग गए, न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज होने लग गई। तो हाईएस्ट कब आया, फॉर 3 एज वेल एज 4, ठीक है ना पार्थ। तो आर, तो मेरे ख्याल से ग्रेटेस्ट आंसर इज एट 3 इज एट 4। चाहो तो दोनों को निकाल के चेक कर लो, दोनों की वैल्यू डेफिनेटली मैच कर रही होगी। तो आई थिंक ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू मॉड वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट T4 has as well as T5। तो आंसर इज T4 T5 के कोफिशिएंट हाईएस्ट है। ओके, जो लोग चाहे निकाल के देख सकते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, नो डाउट अबाउट इट। फाइव सेकेंड्स क्विकली।
ठीक है, नेक्स्ट। मेरे ख्याल से जिन लोगों को अकल है वो समझ पा रहे हैं कि अगर टर्म्स बढ़ती, फिर घटती, फिर बढ़ती, अगर ऐसा पैटर्न होता तो ग्रेटेस्ट को पहचानना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इंटेंशनली प्रॉब्लम्स बाइनोमियल के दिए जाते हैं ऑफ ग्रेटेस्ट जब ये पैटर्न हो कि सर एक लिमिट तक तो इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज होने लग गया, ठीक है ना, वरना तो बहुत परेशानी में आ जाएंगे हम लोग। डू दिस क्विकली। अब तो मेरे ख्याल से किसी को लैंग्वेज समझने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए ना, कि अब तो हमने 2 प्रोफाइल के प्रॉब्लम्स कर लिए, तो अब तो समझ ही जाओगे। अच्छा, इसका मतलब समझ गया क्या? ओनली, मैंने ओनली इंटेंशनली लिखा है, इसका मतलब क्या तुम ले रहे हो? तो अब की बार तुम इतना समझोगे क्या कि सर दिस टाइम जिसको भी आप ग्रेटेस्ट बोलोगे, दैट इज कंपेयर टू नेक्स्ट, दैट इज कंपेयर टू प्रीवियस, इक्वालिटी का केस हट जाएगा। बिल्कुल सही साहिल, गुड। कि सर अब की बार वो जो आप ग्रेटर और इक्वल लिखते हो ना, वो नहीं होगा, अब की बार ये स्ट्रिक्टली मोर होगा। बिल्कुल सही है ना, तो मेरे हिसाब से सभी लोगों ने समझ लिया था बात को। गुड, करो। हो गया। आर्यन, पूरा आंसर नहीं दिया तुमने, आधा आंसर दे दिया यार। जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, देखना तुमको करेक्ट आंसर आएगा। आयुष, तुमने भी सेम आर्यन की तरह आंसर किया है ना, फुल आंसर नहीं किया है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुरंत आंसर आ जाएगा तुम्हारा, तो प्रॉब्लम खत्म है दोनों लोगों का, है ना। आई एम श्योर यू कैन गिव करेक्ट आंसर।
दीर्षा करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। पूरा आंसर दो भाई कार्तिकेय। ओके, चलो अब देख लेते हैं। बाकी जिन लोगों ने फुल आंसर नहीं दिए वो देख लें कि क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं वो। तुम लोग इस बात को क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई, न्यूमेरिकल? तो इसका मतलब है ही इज इंटरेस्टेड इन मॉडुलस वैल्यू, ठीक है ना? मॉडुलस वैल्यू इज हाईएस्ट, तो मॉड ऑफ टी आर प्लस वन कंपेयर टू प्रीवियस इस बार स्ट्रिक्टली मोर कि सर वी आर गिवन दिस प्रीवियस ना। लेट मी सॉल्व फॉर प्रीवियस फर्स्ट। हाँ अभी ठीक है अभिषा। तो आई गेस करो कैलकुलेशन, मॉडुलस वैल्यू ऑफ टर्म, टर्म है ना? तो आई थिंक 2 रेज टू एंड 3/8 मॉड एक्स पावर आर। मेरे ख्याल से कई लोग इस बात को समझेंगे। चिंता मत करो, मैं आर को पुट कर दूंगा बाद में, अभी नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि सर आप आलसी हो। अगर आपने आर को 3 रख दिया तो आपको 2 इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ जाएगी, और आप तो यार आलसी हो, आप तो ज़्यादा मेहनत करते हो नहीं, ठीक है? कुछ गलत हो तो बता देना मुझे, ठीक है? आई थिंक डूइंग कैलकुलेशन टू अपॉन आर 11 माइनस आर। मेरे ख्याल से क्रॉस मल्टीप्लाई में तो कोई तकलीफ है नहीं, ठीक है सुधांशु? बस तुमने थोड़ा इंटरवल उल्टा लिख दिया है ना। तो आई थिंक मॉड एक्स इज कमिंग ग्रेटर देन सही। अब तुम तो जानते हो कि सर आपने प्रीवियस से तो मोर करा दिया, अब नेक्स्ट से भी तो मोर कराइए। नेक्स्ट से भी मोर होना चाहिए, ठीक है देशिका? तो आई गेस यू अंडरस्टैंड कि सर आलसी होने का फायदा उठाओ। आर को आर प्लस वन, इनइक्वालिटी रिवर्स। तो तुम जानते हो मैं कहां पर आर को आर प्लस वन करूंगा? इनइक्वालिटी रिवर्स, लेस देन। इलेवन माइनस आर प्लस वन, 10 माइनस आर। सही है? तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि मॉड एक्स इज कमिंग बिटवीन। मेरे ख्याल से अब वैल्यू पुट कर ले कि सर अब आप पुट कर लीजिए कि व्हाट इज आर। आर इज 3, तो मॉड एक्स इज बिटवीन 16 इंटू 3, 11 माइनस 3 विच इज 8, लेस देन 16 इंटू 4, 10 minus 3 which is 7. So I guess mod x is between 264/21. So your right answer is
x belongs -64/21 -2 union is the right answer. Ten seconds quickly. Done. इसे मैं बताऊंगा, ठीक है? एक बार जस्ट कॉपी कर लो प्रॉब्लम को। यहां पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये फ्रैक्शन। वैसे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने शायद तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले बताया हुआ है ना? चलो फिर भी एक बार वापस देख लेते हैं कि सर देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो पहली बात तो ये कि ये नोटेशन होता है स्क्वायर, बताया है ना, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स। इसको हम लोग मतलब वो प्रॉब्लम में मेंशन करेगा। अच्छा हाँ, पीएनसी में बताया था यार, ओहो, तो अब नहीं बताऊंगा। हाँ पीएनसी में तो वो फॉर्मूला बताया था, बढ़िया। चलो चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, गुड। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ओवर। अब जरा फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं ना। किसी भी रियल नंबर x, कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि पीएनसी में सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर बताया था। किसी भी x को यू कैन ऑलवेज राइट लाइक दिस। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो मैं तुमको बता चुका हूं। शॉर्ट नोटेशन लिख रहा हूं, फुल फॉर्म पिछली स्लाइड में लिखा हुआ है। और इसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, ठीक है? अब मैं तुमको बताता हूं, ये टर्म मैंने तुमको कहां कहां बताया है। ये टर्म मैंने तुमको पीएनसी में बताया, और ये टर्म मैंने तुमको लॉग में बताया एट द टाइम ऑफ डूइंग कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, ठीक है? तो कोई भी रियल नंबर, कोई भी -3.657 को ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शन लिख के दिखाओ, तो मेरे ओपिनियन में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो होगा -4, है ना? कि सर अब तो हम थॉट क्लियर है। सबसे बड़ा इंटीजर जो नंबर से आइदर लेस और इक्वल, प्लस समथिंग, है ना, प्लस समथिंग, एंड वॉट एवर यू राइट एड टू इट इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ एक्स। उसे हम लोग फ्रैक्शन ऑफ एक्स कहते हैं, है ना? तो बिल्कुल छोटे क्लास की मैथ्स में चले जाओ कि सर एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाने लग गया आप, है ना? आप तो बहुत लो लेवल पढ़ाते हो यार। नहीं, 4 3 4 3, तो ये है, दिस इज योर x, दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस इज योर फ्रैक्शन ऑफ x, ठीक? मतलब x में ग्रेटेस्ट x को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट फ्रैक्शन। अब मैं तुमसे बहुत एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन पूछना चाहता हूं, है ना? तुम सोच पा रहे हो ना कि सर कोई सा भी नंबर उठाओ, अगर मैं आपसे कहूं कि यार 3.99998, है ना?
लिख के दिखाओ इन दैट फॉर्म अगेन, तो योर आंसर इज स्टिल -4 कि सर -4 तो फिर लिखना पड़ेगा आपको, है ना, प्लस पॉइंट, है ना, 0 0 0 0। यार देखना मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है कि नहीं। चलो भाई, आज भी मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आता है, ठीक है। देवांजन तो एडिशन ही भूल चुका है, नहीं। तो आई थिंक दिस इज व्हाट वी गेट, राइट। तो आई गेस दिस इज योर ग्रेटेस्ट एंड दिस इज योर फ्रैक्शन, सही। अब ऐसे ही कि सर व्हाट इफ 3.001, नाउ व्हाट, अभी भी आपको -4 स्टिल, लोग सोच पा रहे हैं वाई -4 है ना, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ाई थी यार आपने, और एकदम सही डेफिनेशन पढ़ाई थी। तो सबसे बड़ा इंटीजर लेस देन नंबर या इक्वल टू नंबर इज अगेन -4। नाउ व्हाट इज योर फ्रैक्शन? 9 9 9। इजी कि सर दिस इज फ्रैक्शन, ठीक। तो मैं बस तुमसे कुछ विजुलाइज कराना चाह रहा हूं। अच्छा, व्हाट इफ इट इज -4? अगर x -4 है तो मेरे ख्याल से योर रिप्लाई विल बी सर -4 + 0। इट इज GIF, इट इज फ्रैक्शन। व्हाट इफ योर नंबर इज -3? सर फिर से is your GIF, is your fraction। बिल्कुल दिमाग में बात जा रही है ना। तो एक्चुअली मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर की चिंता नहीं है, मुझे चिंता फ्रैक्शन की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग इस बात को समझ गए कि सर आपको पता है जो फ्रैक्शन होता है ना, हम डेफिनेशन से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये हमेशा 0 और 1 के बिटवीन होता है। सोचो, इट ऑलवेज इज लेस देन 1, इक्वल टू 1 कभी नहीं होगा, एंड ग्रेटर और इक्वल 0। ये 0 हो सकता है, अगर x इंटीजर है तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अब तो तुम समझ चुके हो ना सर, x माइनस ग्रेटेस्ट x, और डेफिनेशन कहता है कि ग्रेटेस्ट x हमेशा x से या तो लेस होता है या इक्वल होता है। तो ग्रेटर इक्वल टू 0 शुड बी क्लियर। और मैंने हाईएस्ट वैल्यू के लिए देखो क्या किया कि यार सबको लोएस्ट तो पता था कि 0 आ रहा है, लेकिन हाईएस्ट थोड़ा समझने में तकलीफ थी, तो मुझे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना पड़ा कि यार इसकी हाईएस्ट वैल्यू जो है ना वो 1 से भी कम है, तो ये नंबर कभी भी 1 अटेन नहीं करेगा। आई थिंक तुमने मेरी बात को पूरी तरह समझ लिया है ना कि सर दिस इज सम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रैक्शन ऑफ एनी रियल नंबर। इट ऑलवेज इज बिटवीन 0 to 1। Five seconds quickly। ठीक है, चलो अब इस प्रॉब्लम को करते हैं। कॉपी करो, आई विल हेल्प। जस्ट कॉपी करो, एक सवाल साथ में करेंगे। कॉपीड, ओके।
अब देखो, आई थिंक तुम समझ पा रहे हो कि सर x जो है उसको मैं हमेशा ग्रेटेस्ट प्लस फ्रैक्शन लिख सकता हूं, ऑलवेज, एंड दैट इज इक्वल टू दिस नंबर। अब क्या है ना कि अब तुम्हारा दिमाग काम करेगा ही नहीं कि सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? तो चलो तुमको समझाने की तरफ लेके जाता हूं। तो तुमको ऐसा आइडिया आ रहा होगा कि यार कुछ ऐसा करो कि मुझको इंटीजर नजर आने लग जाए कि सर मेरा प्योर इंटरेस्ट इंटीजर में। तो अगर इस एक्सपेंशन को खोल दिया जाए तो तुमको नजर आ रहा है कि सर इस बाइनोमियल को अगर आप खोलोगे ना तो जो NC0 है 7 की पावर n, NC1 इज नॉट माई लाइकिंग सर, दैट कंटेन √3। समस्या √3 की वजह से है। फिर तुम कहोगे सर NC2 इज अगेन गुड, पावर n-2, √3 का स्क्वायर, है ना? तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि काश C0, C2, C4 अगर केवल ये टर्म्स आते तो मुझको सोचने में इजी होता, सही? तो अब जो आइडिया बता रहा हूं वो थोड़ा सा दिमाग में रखने वाला आइडिया है कि whenever you find this kind of problem, this kind of expression in your problem, तो you should immediately think about using its conjugate। मतलब कि सर 7 + 4√3 पावर n, इसके कॉन्जुगेट को लेकर के आओ। तो इसका कॉन्जुगेट मानते हो कौन है? 7 - 4√3। कोई सोच के बताएगा कि 4√3 इज बिगर या 7 इज बिगर, है ना? तो कहना सर ये क्या आपने 4th क्लास वाली बात कर दी, है ना? ये तो मेरा छोटा भाई जो है ना वो बता देगा। आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर ये √48 है, ये √49 है, 7 बड़ा है, ठीक? तो लोग इंटेलिजेंटली जब कॉन्जुगेट को अप्लाई करेंगे ना तो वो कहेंगे सर ये नंबर लीजिए, है ना? लेट अस टॉक ओनली फॉर पॉजिटिव। तो आई थॉट ऑफ यूजिंग दिस नंबर, ठीक? मतलब ये थोड़ा सा माइंड में रखने वाला प्रोसेस है कि सर जब भी इस तरह के एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम आए और हमसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए कि ग्रेटेस्ट एक्स बताओ, है ना, फ्रैक्शन एक्स के बारे में कमेंट, तो हमको प्रॉब्लम को ऐसे स्टार्ट करना होता है ना? तो ये थोड़ा मगिंग स्टेप है कि हाउ टू स्टार्ट। अब बात आती है कि इन दो पर क्या ऑपरेशन लगाऊं, है ना? तो इन दो पर कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाओ कि वो जो √3 है ना वो फिनिश हो जाए कि सर आई एम नॉट गेटिंग √3 की पावर ऑड। कुछ ऐसा दिमाग में लगाओ कि सर वो NC1 प्रॉब्लमेटिक है, NC3 प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि √3 की पावर 1, √3 की पावर 3, इसी की वजह से तो दिक्कत हो रही है, ठीक है ना? डोंट मल्टीप्लाई, ठीक है? तो आई थिंक यू ऐड देम, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है? अब तुमको बाइनोमियल तो तुमको आता है ना, खोलो इसको कि सर इसको बाइनोमियल खोलते हैं। NC0 7 की पावर n, here also 2 times, NC1 7 की पावर n-1, 4√3 की पावर 1। मानते हो सर यहां पर NC1 7 की पावर n-1, 4√3 - 4√3 की पावर 1, तो मानते हो ये माइनस आ गया नंबर, तो मानते हो ऐड करने से दोनों कैंसिल हो गए। सही कह रहा हूं? नाउ NC2, मानते हो NC2 फिर ऐड हो गया कि सर ट्वाइस हो गया, 7 की पावर n-2, 4√3 का स्क्वायर
यहां -4√3 का स्क्वायर, तो मानते हो ट्वाइस हो गया। फिर मानते हो कि सर NC3 फिर कैंसिल हो गया, हियर आई गेट प्लस, हियर आई गेट माइनस विथ सेम वैल्यू। आराम से सोचो, NC3 7 की पावर n-3 -4√3 का क्यूब, एंड हियर NC3 7 की पावर n-3 4√3 का क्यूब। सही कहा मैंने? तो मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो कि सर C0, ओह सॉरी, NC2 ट्वाइस हो गया, NC3 वाला टर्म कैंसिल हो गया। आई थिंक अब तुम फिर समझ जाओगे कि सर C4 वो भी ऐड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब तुम इतनी मैनिपुलेशन समझ जाओगे कि व्हाट हैपन्स बाय एडिंग देम। C0, C2, C4 ये तो ट्वाइस हो जा रहा है, C1, C3, C5, C7 ये कैंसिल हो रहे हैं। आइडिया क्लियर? यहां तक ऑल ओके? अब फिर ध्यान दो, मानते हो सर NCR तो इंटीजर होता है, 7 की पावर वो भी इंटीजर। मानते हो 4√3 दिक्कत कर रहा था, लेकिन क्या अब तुम मानते हो कि सर 4√3 की पावर इवन, तो ये भी इंटीजर बन गया? बोलो हाँ, सही है। तो क्या अब तुम एग्री कर रहे हो? इंटीजर इंटीजर इंटीजर, तो ये पूरा ब्रैकेट नाउ बिकम इंटीजर। तो क्या मैं इस पूरी क्वांटिटी को बोल दूं कि सर ये 2k आ गया, वेयर k इज व्हाट? k इज सम इंटीजर। 2 times this entire bracket is some integer. Fine. Now this is greatest x plus fraction x, और ये जो क्वांटिटी है इसको मैं कुछ नाम दे दे रहा हूं, लेट मी कॉल इट कैपिटल N। देख लो, यहां तक बात ठीक कि सर यहां अब तक सिचुएशन पूरी कंट्रोल में लग रही है ना? 5 seconds क्विकली। अब बिल्कुल सेकंड थर्ड क्लास वाली बुद्धि कि सर देखिए ये इंटीजर है, दिस कंप्लीट नंबर, ये जो पूरा नंबर है इससे भी इंटीजर होना पड़ेगा। इंटीजर प्लस नॉन इंटीजर इज नॉन इंटीजर, लेकिन यहां तो इंटीजर है, तो इसका मतलब है दिस इज एन इंटीजर। तो फ्रैक्शन प्लस कैपिटल हैज टू बी इंटीजर। फाइन। नाउ फर्दर फ्रैक्शन x is 0 to 1, this I know very well, है ना? ये बात मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं कि किसी भी नंबर की फ्रैक्शन वैल्यू इनइक्वालिटी को फॉलो करती है ना? अभी अभी इस पर पूरा डिस्कशन हुआ था, सही। नाउ अबाउट n, ज्यादा मैच्योरिटी वाली थिंकिंग पर मत जाना, 4th 5th क्लास वाली थिंकिंग पर रहना ना, कि सब छोटे भाई वाली दिमाग से सोचता हूं। कैपिटल N, मानते हो √49 √48 इज 0 पॉइंट, सर बहुत छोटा नंबर है, 0 और 1 के बीच में बहुत छोटा है, ठीक है ना? समझ पा रहे हो कि 0 पॉइंट पता नहीं कितना, राइट? अच्छी तरह जानते होगे, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि सर 0.1 को ना अगर स्क्वायर कर दो तो वो और छोटा हो जाता है, क्यूब कर दो तो और छोटा हो जाता है। तो मानते हो नेचुरल नंबर पावर रेस की जा रही है। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है
ये तो 7 - 4√3 से भी छोटी हो जाएगी। तो क्या मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि जो कैपिटल N है दैट ऑल्सो इज बिटवीन 0 to 1? थिंक, ये भी 0 के क्लोज है और 1 से तो पक्का छोटा है। इजी, आराम से घर पे करना कि आज करके देखेंगे, और नहीं कर पाएंगे तो अपना वो, ठीक है ना, 0.236 इंटू 0.236 है ना, इंटू 0.236, तो पावर बढ़ाते जा रहे हैं तो और कम होता जा रहा है। और बेचारा कभी जीरो भी नहीं बनेगा कि सर ये कभी जीरो भी नहीं बनता है। जीरो के लिए तो लोग जानते हैं कि सर जब आप इनफाइनाइट टाइम्स करोगे ना तब वो जीरो के क्लोज जाएगा, राइट। नाउ फ्रॉम हियर तुमको मामूली सी इनइक्वालिटी का ज्ञान है कि सर आई कैन श्योरली से 0 से 2 फ्रॉम दिस, आई गारंटी दिस इज गोइंग टू हैपन। सही। अब मुझे लगता है यूजिंग दिस फैक्ट कि सर ये तो इंटीजर है और साइमल्टेनियसली माई इनइक्वालिटी ऑल्सो टू बी सेटिस्फाइड, तो देर इज ओनली पॉसिबिलिटी फ्रैक्शन x प्लस n हैज टू बी 1 होना पड़ेगा। थिंक, इजी। मुझे लगता है योर प्रॉब्लम इज ओवर। ग्रेटेस्ट x प्लस 1 इज सम इवन। मेरे ख्याल से आ गया कि सर आपने तो प्रूव कर दिया ग्रेटेस्ट x बराबर 2k-1 विच इज ऑड। तो योर फर्स्ट पार्ट इज डन। वेरी इजी। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट। योर सेकेंड पार्ट, जस्ट नाउ this is equal to x into, now मानते हो 1 माइनस फ्रैक्शन, ये तो सर कैपिटल N के बराबर हो गया। दिस क्वांटिटी इज कैपिटल N, तो बिल्कुल बुद्धू बना दिया है ना कि सर बनाने की क्या जरूरत थी। 7 + 4√3, दिस इज x, 7 - 4√3, दिस इज n। मानते हो? ओवर। अब तो तुमने पढ़ा ही होगा, तो इट इज इक्वल टू 1 की पावर n। योर आंसर इज 1। था ना लल्लू क्वेश्चन? तो बस इस पूरे डिस्कशन में जो काम की बात है वो ये कि सर ऐसे प्रॉब्लम्स को शुरू करने का बस वे जो है, स्टार्ट फ्रॉम कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट को इस तरह से अप्लाई करो कि मुझको वो जो रूट है ना, रूट है ना, वो जो रूट का टर्म है वो इंटीजर कन्वर्ट हो जाए कि सर √3 की पावर जो है वो इंटीजर कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि वो √3 की वजह से प्रॉब्लम फंस रहा था। सही है ना? 5 seconds क्विकली। अब बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम्स मैं तुमको घर के लिए देता हूं, है ना, इसको घर से ट्राई करके आना।
curly bracket is fraction part function. सोचने दो यार। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल भी दे दो नहीं कि सर ये क्वेश्चन तो अब बन ही जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स को कल ट्राई करके आना। और होमवर्क फॉर टुमारो, एक्सरसाइज 2 ओनली 15, 1 to 15 बस। ठीक है, चलो भाई, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।